तो हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल। तो देखिए, हम अपन एक सीरीज स्टार्ट की थी फिजिक्स एंड डाउट्स में। उसमें अपन पढ़ रहे थे बेसिक मैथ्स में कुछ वो टूल्स जो अपने फिजिक्स में काम आएंगे। उसके अंदर अपन पढ़ चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री और डिफरेंशिएशन। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये भी बताया था कि डिफरेंशिएशन हम यूज़ कैसे करेंगे आगे की फिजिक्स में। नाउ हम बेसिक आइडिया लेते हैं इंटीग्रेशन का। नाउ द टॉपिक इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे आज। देखिए, इंटीग्रेशन क्लास 11 के अंदर एक वास्ट टॉपिक होता है, तो वैसा इंटीग्रेशन नहीं पढ़ना है हमें इंटीग्रेशन का एक बेसिक आइडिया लेना है जो हमारी फिजिक्स में हमारे काम आएगा, नीट की फिजिक्स में हमारे काम आएगा। ठीक है, तो बेसिकली समझते हैं इंटीग्रेशन होता क्या है। तो एक लाइन में अगर इंटीग्रेशन को समझना हो तो इसके लिए सबसे बेहतर डेफिनेशन होती है रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। कि डिफरेंशिएशन का जो रिवर्स प्रोसेस होता है बेसिकली वही ऑपरेशन क्या कहलाता है, इंटीग्रेशन। जैसे समझने के लिए मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि एक्स स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन है वो हमारे पास होता है कितना, 2x। तो अगर क्वेश्चन कहे कि 2x का क्या करूं, 2x का ऐसा क्या ऑपरेशन करूं कि दोबारा से एक्स स्क्वायर मिल जाए, तो उस ऑपरेशन का नाम होता है इंटीग्रेशन। मतलब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का एक रिवर्स प्रोसेस है जिससे हमें दोबारा वो फंक्शन मिल जाता है जिसके डिफरेंशिएशन से हमें क्वेश्चन मिला था। ठीक है, तो यही लाइन लिखा हुआ है कि रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज इंटीग्रेशन। अब बेसिकली अगर हम बात करें हमारे लेवल पे, तो इंटीग्रेशन जो है उसे मेनली दो पार्ट में तोड़ेंगे अपन। एक तो होगा बेसिकली इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, और एक हमारे पास होगा डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, नाम से ही लग रहा है कि इनडेफिनेट का मतलब ये है कि उसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं आएगी, वो एक इनडेफिनेट वैल्यू है। इनडेफिनेट का मतलब नॉट फिक्स्ड, तो कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होगी, नॉट फिक्स्ड वैल्यू। मतलब इसको करने के लिए हमें लास्ट में क्या यूज करना पड़ेगा, प्लस सी इज यूज्ड। कि जब इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा तो हम क्या यूज करेंगे, प्लस सी। सी इज अ कांस्टेंट। ठीक है, सिंबल की बात करें, सिंबल क्या होता है कि एक ऐसे लाइन मैं बोलूँ जैसे 4x² dx, और ये एक साइन बना दिया, तो इसको पढ़ेंगे कैसे, इसे पढ़ेंगे इंटीग्रेशन। इस साइन को पढ़ेंगे हम इंटीग्रेशन ऑफ 4x² विद रेस्पेक्ट टू x। जैसे हम पढ़ते ना dy/dx, इस सिंबल का मीनिंग क्या है कि डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। उसी तरीके से कभी ऐसे लिखा हुआ हो तो इसका मतलब होता है इंटीग्रेशन ऑफ 4x² विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, चलिए, तो इनडेफिनेट में क्या होगा, एक केवल ये एक सिंबल होगा, इसके ऊपर नीचे कुछ भी नहीं होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन करने के बाद लास्ट में प्लस से यूज करना पड़ेगा। दूसरा होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। जैसे कि नाम खुद बता रहा है, डेफिनेट का मतलब इसकी क्या होगा, एक फिक्स्ड वैल्यू आएगी। फिक्स्ड वैल्यू आती है, बेसिकली ये क्या देता है, गिव्स एरिया अंडर ग्राफ। ये कोई भी जो कर्व होता है या ग्राफ होता है उसके लिए जो एरिया होता है उस एरिया की वैल्यू देता है कौन, हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रेशन। इसकी एक फिक्स वैल्यू होगी, मतलब इसके अंदर में प्लस सी यूज नहीं करना है। तो हम ये भी लिख सकते हैं प्लस सी विल नॉट यूज, कि लास्ट में जब हम सॉल्व करने के बाद इसमें प्लस सी मतलब प्लस कोई कांस्टेंट नहीं लिखेंगे। अब इसका कैसा सिंबल होता है, अगर हम सिंबल की बात करें तो इसमें ऐसा होगा इंटीग्रेशन x² dx। अब यहां पर एक किसके रेस्पेक्ट में हुआ, x के रेस्पेक्ट में हुआ। तो x के रेस्पेक्ट में होगा तो डेफिनेट की पहचान क्या होगी कि इस इंटीग्रेशन के साइन पर लिमिट रखी होंगी। लिमिट का मतलब है कि इसकी वैल्यूज डिफाइंड होंगी कि यहां से यहां तक। नीचे जो होगी मान लीजिए वो है x बराबर x इनिशियल, और ऊपर हो जाएगी x बराबर x फाइनल। तो जैसे ही ये लिमिट हमें दिख जाएंगी हम समझ जाएंगे कि ये इंटीग्रेशन है डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है बेटा, तो ये तो है सिंबल की बात कि अगर केवल साइन है उसके ऊपर लिमिट्स नहीं है तो दैट इज अ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, और अगर साइन के साथ साथ साइन के ऊपर लिमिट्स लिखी हुई होती है तो दैट इज अ सिंबल ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। यहाँ इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो लिमिट है
वो उसी वेरिएबल की होनी चाहिए जिसके रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हो। मतलब समझे इस पॉइंट को, ये बढ़िया पॉइंट है कि जैसे मान लीजिए मैं बोलूं कि टाइम की लिमिट है 0 सेकंड से 5 सेकंड और x की लिमिट है 1 मीटर से 6 मीटर और आप इंटीग्रेट कर रहे हो यहाँ पर 4 dt को, तो यहाँ किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में है। तो टाइम के रेस्पेक्ट में तो जो ये इंटीग्रेशन है इस पर लिमिट भी टाइम की ही आएगी। ये नहीं कि हमें जो दिखे हमने वही लिमिट रख दिया, हमें समझना है कि इंटीग्रेशन टाइम के रेस्पेक्ट में हो रहा है। तो टाइम की इनिशियल लिमिट यहाँ रख दीजिए 0 और टाइम की फाइनल लिमिट रख दीजिए यहाँ पर 5। तो लिमिट जो रखी जाएंगी वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं, वेरिएबल के अकॉर्डिंग रखी जाएंगी। जो वेरिएबल होगा उसे करस्पॉन्डिंगली लिमिट्स पुट करनी है। ठीक, अब बात यह है कि सर अगर हम शुरुआत करें इनडेफिनिट इंटीग्रेशन से, तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में हम इस बात का आइडिया कैसे लगाएं कि प्लस सी क्यों यूज करते हैं। तो उसके लिए आप देखिए, इनडेफिनिट का मतलब तो यही हुआ कि वैल्यू फिक्स नहीं हुई। अब अगर आप सिंपल सी बात करें, मैं आपसे बोलूं कि एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिखा हुआ है और एक्स स्क्वायर माइनस 2 लिखा हुआ है, इसका डिफरेंशिएशन क्या देगा, इसका डिफरेंशिएशन देगा बेटा 2x। अच्छा, इसका डिफरेंशिएशन भी क्या देगा, तो आप बोलोगे 2x ही देगा क्योंकि 2 का तो 0 हो जाएगा। उसी प्रकार से एक्स स्क्वायर माइनस 2 का डिफरेंशिएशन भी क्या देगा, 2x देगा। तो यहां अगर आप देखें तो इन तीनों फंक्शन के डिफरेंशिएशन से हमें 2x मिला। तो अगर सोचिए मैं इस 2x का इंटीग्रेशन करूं, इस 2x का इंटीग्रेशन करूं, तो हाउ कैन आई डिसाइड कि मुझे एक्स स्क्वायर मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 मिलेगा या एक्स स्क्वायर माइनस 2 मिलेगा। मतलब समझे आप, मतलब मैं उस कांस्टेंट के बारे में आइडिया ही नहीं लगा पाऊंगा कि उस कांस्टेंट की क्या वैल्यू होगी जो उस एक्स स्क्वायर के साथ होगा। इसलिए हम क्या करते हैं कि लास्ट में आंसर इस प्रकार से लिखते हैं कि एक इंटीग्रेशन आ जाएगा, लेट्स सपोज यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ गया और लास्ट में लगा देंगे प्लस सी। ये जो प्लस सी है वो सिग्निफाई करेगा कोई ना कोई कांस्टेंट जो एसोसिएट किया है हमने इंटीग्रेशन के साथ। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसके रूल्स कि कैसे इसको लगाते हैं। तो रूल्स फॉर इंटीग्रेशन देखिए, दोबारा समझा दूं, बहुत ज्यादा डिटेल में इंटीग्रेशन नहीं पढ़ना है क्योंकि हमारी फिजिक्स में वो बहुत ज्यादा यूज नहीं आएगा। कुछ बेसिक इंटीग्रेशन हमें आना चाहिए, वही हमें देखना है। तो रूल्स फॉर इंटीग्रेशन में देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए पहला कि अगर y बराबर x की पावर n होता है तो उसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन में होगा एक पावर बढ़ जाएगी। कैसे याद रखना, I फॉर इंटीग्रेशन और I फॉर इंक्रीज। जैसे डिफरेंशिएशन में क्या होता है, एक पावर कम होती है, तो D फॉर डिक्रीज एंड D फॉर डिफरेंशिएशन। तो यहां पर x की पावर n का इंटीग्रेशन कैसे होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है, और लास्ट में इनडेफिनेट है तो हमने प्लस सी लगा दिया। अब ध्यान देने की बात यहां पर यह है कि अगर आप नीचे गौर से देखें डिनोमिनेटर में तो ये n प्लस 1 है। अगर आप यहां पर n की वैल्यू -1 पुट कर दोगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। इसका मतलब 1/0 इज इंफिनिटी बन जाएगा। तो इस फॉर्मूले को लगाते वक्त ये ध्यान रखना है कि n शुड नॉट इक्वल्स टू -1। जैसे मैं आपको याद दिलाऊं कि जब हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा था x की पावर n का, तो n पर कोई किसी प्रकार की बंदिश नहीं थी, कोई बाउंडेशन नहीं थी, n आप कुछ भी लगा सकते थे और फॉर्मूला होता n(x) n की पावर -1। लेकिन इंटीग्रेशन जब करा जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n किया जाएगा, तो फॉर्मूला होगा x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1। लास्ट में तो प्लस सी लगाएंगे ही, लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट ध्यान रखना होगा कि n शुड नॉट इक्वल्स टू -1। इस फॉर्मूले में इंटीग्रेशन में n की वैल्यू -1 नहीं रखनी है। ठीक है, उसके बाद अगर e की पावर x होता है तो e की पावर x का इंटीग्रेशन भी क्या होगा, e की पावर x ही होगा। जैसे कि मैं बोलूं कि e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या था, e की पावर x, तो e की पावर x का इंटीग्रेशन भी क्या होगा, e की पावर x हो जाएगा। अब साइन x का अगर बात करें तो देखिए, अभी अपन ने खुद ने पढ़ा था कि डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस ही क्या है, इंटीग्रेशन।
अगर आप ध्यान से समझे तो पहले कॉस की बात करें। कॉस एक्स का जो डिफरेंशिएशन है वो होता है माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। तो ध्यान से समझना, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए? साइन एक्स होना चाहिए, क्योंकि आपने ही बोला कि वो रिवर्स प्रोसेस है। तो याद करना बड़ा आसान है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन इज साइन एक्स। उसी प्रकार से कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन इज माइनस साइन एक्स, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन, तो इस माइनस को इधर लेके जाना पड़ेगा, दैट इज माइनस कॉस एक्स। तो कंफ्यूजिंग रहेंगे, इन्हें बार बार लिख के याद करना। डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलों में और इंटीग्रेशन के फॉर्मूलों में थोड़ा ध्यान रखना। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन तो होता है कॉस एक्स और इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस एक्स। उसी प्रकार से कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन एक्स, लेकिन इंटीग्रेशन होगा साइन एक्स। तो दोनों लिखे हुए हैं कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस कॉस एक्स प्लस सी, और कॉस एक्स का हो जाएगा साइन एक्स प्लस सी। तो अभी हमें इंपॉर्टेंटली मान लीजिए सिर्फ 4 फॉर्मूले पता है। 1, ये अभी हमने नहीं पढ़ा है, 1, 2 और 3, ये 3 फॉर्मूले में पता है। इसको 3 को मैंने एक के साथ ही मान लिया, साइन का, कॉस का, e की पावर x का और x की पावर n का। तो पहले इन्हीं की प्रैक्टिस करते हैं, इन पे क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, जैसे सिंपल क्वेश्चन है, पहला देखिए, x की पावर 5। अगर हम x की पावर 5 को सॉल्व करें तो x की पावर 5 में क्या क्या लिखोगे आप बताइए इंटीग्रेशन में? देखिए x पावर 5 में क्या लिखेंगे? यहाँ n की वैल्यू क्या हो गई? 5। n की वैल्यू क्या हो गई? 5। तो क्या करोगे आप? x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1 प्लस c, तो ये बन गया x की पावर 6 अपॉन 6 प्लस c। यही क्या हो गया? इसका इंटीग्रेशन हो गया कि x की पावर 6 हो जाएगा ऊपर और नीचे भी क्या आ जाएगा? 6 प्लस c। दिस इज द इंटीग्रेशन। ये इनडेफिनेट था, इसलिए लास्ट में हमने क्या यूज किया? प्लस c यूज किया। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, अब यहाँ ये x नीचे है, नीचे का कोई रूल नहीं है, पहले x कहाँ ले जाने पड़ेगा? ऊपर। तो ये बन गया x की पावर माइनस का हाफ। तो अब क्या करें? अब कंपेयर कर लेते हैं ना वापस से। यहाँ n की वैल्यू क्या हो गई है? -1/2। n की वैल्यू क्या हो गई है? -1/2। रखें तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? x की पावर -1/2 प्लस 1, और नीचे भी क्या होगा? -1/2 प्लस 1, और लास्ट में लगाना है प्लस c। तो क्या करें? सॉल्व करें तो x की पावर हाफ और नीचे भी हाफ आएगा, तो 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर, प्लस c। सॉल्व करें तो 2√x प्लस c क्या हो जाएगा? 2√x प्लस c। उसी प्रकार से इसको सॉल्व करें। वीडियो को पॉज करके पहले आप कीजिए, फिर अपना आंसर मैच कराना। 1/r² dr, तो ये बन गया r की पावर -2। तो क्या बनेगा? r की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, और इनडेफिनेट है तो प्लस c लगा दिया। क्या बन गया? r की पावर -1 अपॉन -1 प्लस c। चाहें तो इस -1 को नीचे लिख दें, तो माइनस का 1/r प्लस c। कर पाएंगे? देखिए और देखते हैं। मान लीजिए मैं बोलता x dx होता खाली, ठीक है ना। दूसरा लेते हैं 1/x² dx, और एक ले लेते हैं अपन x की पावर 2/3 dx। एक बार ट्राई कीजिए, तीनों को ट्राई कीजिए एक बार फटाक से। तो देखिए खाली x लिखा हुआ है, तो ये x की पावर कितनी है? 1। तो ये क्या हो जाएगा? x²/2 प्लस c। ठीक, उसी प्रकार से इसमें देखें तो ये नीचे है, इसे ऊपर ले जाओ, x की पावर -2 बन गया। तो ये क्या बनेगा? x की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -1 प्लस c। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो माइनस का 1/x प्लस c हो जाएगा। अब अगर इसकी बात करें x की पावर 2/3 की, तो 2/3 में देखिए यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो गई? 2/3 हो गई। तो x की पावर वैल्यू n क्या होगा? x की पावर 2/3 प्लस 1, और नीचे भी हो जाएगा 2/3 प्लस 1 प्लस c। सॉल्व करें तो x की पावर 5/3 अपॉन 5/3 प्लस c। ठीक है, अब आप चाहो तो ये बात चेक भी कर सकते हो कि सर आपने कहा था कि जो डिफरेंशिएशन है उसका रिवर्स प्रोसेस से इंटीग्रेशन होता है। मतलब जो वैल्यू आपके पास आई है, अगर आप इसको डिफरेंशिएट करो, अगर आप इसे डिफरेंशिएट करो
तो आपको दोबारा से यही वैल्यू मिल जानी चाहिए। तो देखिए आप करके देखिए, इसका अगर आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या करेंगे, 2x/2 प्लस 0, 2 गया, वापस से क्या मिल गया, x। इसका मतलब हमने जो कहा वो सही था कि इंटीग्रेशन क्या है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है। ठीक है, ऐसे में बार बार चेक नहीं करना, बस मैं तो आपको डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब नेक्स्ट रूल की तरफ चले। ठीक है ना, नेक्स्ट रूल की तरफ चले, थोड़ा साइन एक्स कॉस एक्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो अगर मैं बोलता खाली साइन एक्स डी एक्स हो जाए या माइनस का कॉस एक्स डी एक्स हो जाए, ठीक है ना, वो कैसे करेंगे। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन तो क्या होगा, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स होता है, बोलिए, और आगे क्या लगा हुआ है, माइनस, तो ये भी क्या होगा, माइनस साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, अब आगे बढ़े। अब देखिए, अब है कि अगर मान लीजिए कोई कांस्टेंट के साथ x आ जाए, जैसे कि मान लिया ऐसे आ जाए 5x⁴ dx, तो क्या करना है, उस केस में कांस्टेंट को तो बाहर ले लेना है और वेरिएबल का इंटीग्रेशन कर देना है। मतलब क्या करेंगे, 5 को तो बाहर ले लेंगे और वापस से x⁴ dx को लगा देंगे। और x⁴ करना तो हमें आता है, 5 बाहर रखा, ये क्या बनेगा, x⁵ प्लस सी, 5 से 5 कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा x⁵ प्लस सी। तो चाहूं तो मैं इसे जनरलाइज कर सकता हूं। जनरलाइज क्या लिखूं कि अगर इंटीग्रेशन k x⁴n मिले तो k को बाहर करो और dx लगा लो, x⁴n dx को सॉल्व करो, इसको सॉल्व कर दो। ठीक है, और इसका सॉल्व करने का तरीका वही है, x⁴n+1/n+1। और अगर ये फॉर्मूला लगाना है तो ये तो ध्यान रखना ही है कि n की वैल्यू -1 नहीं हो सकती। अब जैसे ये e⁻x+1/x, देखिए एक और बात समझते हैं, यहाँ पर और कोई क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। मान लीजिए बोलूँ y बराबर 8, y हटाते हैं, सीधा इंटीग्रेशन का साइन लगा देते हैं, 8 sin x पहला, दूसरा 4x3, तीसरा माइनस का 100x, चौथा माइनस का 4 dt ले लिया टाइम के रेस्पेक्ट में। करिए ट्राई, फटाक से ट्राई कीजिए, एक बार ट्राई कीजिए। हाँ, सब में dx लगा लेना भैया, किसके रेस्पेक्ट में, सब x के रेस्पेक्ट में, और ये वाला किस रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। करिए, देखिए अगर हम बात करें 8 sin x dx की, तो 8 तो बाहर आ गया, और sin x का क्या हो जाएगा, माइनस का cos x, और लास्ट में क्या लगाना है, प्लस सी। तो ये क्या बन गया, -8 cos x प्लस सी। ये खत्म हो गया। यहां पर देखिए तो 4 बाहर आ जाएगा, खाली क्या बचेगा, इंटीग्रेशन x3, और वो हो जाएगा 4x⁴ प्लस सी। 4 खत्म, x⁴ प्लस सी हो जाएगा। यहां पर देखिए अब ध्यान से, अब -100x dx, तो वापस से कांस्टेंट है माइनस का 100, तो वो बाहर ले लिया। अब बचा कौन, x, तो x के लिए क्या करोगे, x² प्लस सी, 2 से कट जाएगा 50 बार, तो आंसर आ जाएगा माइनस का 50x² प्लस सी इज एनी कांस्टेंट। अब लास्ट वाला देखिए माइनस का 4 dt, तो देखिए -4 तो बाहर आ गया, अब अंदर क्या बचा, dt। अब dt का कैसे इंटीग्रेट करें, तो देखिए dt क्या है, क्या मान लीजिए क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, और हम जानते हैं कि 1 कैसे बना सकते हैं हम, किसी की पावर 0 इज 1 होता है, तो वी कैन राइट लाइक दिस, -4 t⁻0 dt, और t⁻0 बना के हम वापस से x⁴n का फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि x⁴n का फॉर्मूला तो केवल तब नहीं लगेगा जब n की वैल्यू -1 हो, और जगह तो लगेगा। तो t⁻0 में लगाए तो क्या बनेगा, -4 t⁻1/1 प्लस c, तो सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा,
माइनस का 4t प्लस सी। तो यहां हम डायरेक्टली समझ सकते हैं कि जब भी dt होता तो आगे 1 मान के आंसर हमेशा t आएगा। उसी प्रकार से अगर dx होगा तो आंसर x आएगा, dz होगा तो आंसर z आएगा, dy होगा तो आंसर y आएगा। तो हम यहां से इस बात को समझ सकते हैं कि खाली कभी वेरिएबल ही लिखा हुआ हो, dz लिखा हो तो वो आएगा z प्लस सी। अगर कभी dt लिखा हो तो वो आएगा t प्लस सी। अगर कभी dx लिखा हुआ हो तो वो आएगा बेटा जी x प्लस सी यानी कांस्टेंट। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सर अगर x की वैल्यू -1 हो तो, -1 हो मतलब कि जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा हो 4/x dx, तो अब आप इसमें अगर ये सोचें कि 4 बाहर ले लो, अंदर बचा 1/x dx, तो 4 बाहर, सर इसे कहा मान लो x की पावर -1 dx। तो जैसे ये -1 हुआ आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि n की वैल्यू -1 है तो x की पावर n वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। फिर कैसे सॉल्व करेंगे इसको? तो इसके लिए हमें वापस चलना है उसकी थ्योरी पे। थ्योरी क्या है? रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो याद करो डिफरेंशिएशन के रूल्स में हमने पढ़ा था कि 1 जो अपने पास log x था, log x उसका डिफरेंशिएशन था 1/x। तो यार 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा? log x होगा। तो यहां से हमें वो रूल याद रखना है हमेशा, क्या कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx जो होता है वो होता है log x प्लस सी। तो ध्यान रहे log x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x हो जाएगा। तो अगर मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता तो मैं कैसे करता? 4/x dx कैसे सॉल्व होता? 4 बाहर, इंटीग्रेशन 1/x dx और 1/x का इंटीग्रेशन log x, तो आंसर आता 4 log x प्लस सी। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़े क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट है कि e की पावर x प्लस 1/x का इंटीग्रेट करना है विद रेस्पेक्ट टू x। तो अगर सिंबल बनाए तो यह है e की पावर x प्लस 1/x dx। देखिए अगर दोनों प्लस में हो गए इसका मतलब कितने इंटीग्रेशन है? अभी ये 2 इंटीग्रेशन है, इनको दोनों को सेपरेट बना लो। सेपरेट कैसे बनाऊं? इंटीग्रेशन e की पावर x dx, फिर बीच में प्लस इंटीग्रेशन 1/x dx। चाहो तो आप एक साथ भी कर सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि शुरू के 3-4 क्वेश्चंस में आप अलग अलग करके देखो। फिर जब आप थोड़े से मास्टरी हासिल कर लोगे तो आप क्वेश्चन को देख के डायरेक्टली भी इंटीग्रेट कर सकते हो। लेकिन अगर आप इनिशियल स्टेज पे हो तो पहले इन्हें स्प्लिट करके करिए ताकि गलती बिल्कुल 0 हो जाए। हाँ जी, e की पावर x की बात करें तो e की पावर x में क्या होगा जरा बताइए? e की पावर x का इंटीग्रेशन तो e की पावर x ही होगा। 1/x का कितना हो जाएगा? log x। अब 2 कांस्टेंट लगाने की जरूरत नहीं है कि c इसका तो 2c हो जाएगा। अरे c का मीनिंग था कांस्टेंट, तो c और c जोड़ोगे 2c, तो 2c भी तो एक कांस्टेंट ही है, तो हमेशा एक ही कांस्टेंट लगाइए c, क्योंकि c कोई वैल्यू नहीं है, c सिग्निफाई कर रहा है कांस्टेंट। तो 2 कांस्टेंट को जोड़ोगे तो भी तो कांस्टेंट ही मिलेगा। तो अपन क्या लिखेंगे? e की पावर x प्लस log x प्लस c, एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा इसको तो थोड़ा रुक के देखेंगे, अभी आगे बढ़ते हैं पहले। हाँ ये भी आगे देखेंगे और देखते हैं क्वेश्चन। चलो अपन और बनाते हैं। मान लो क्वेश्चन ऐसे बने, इंटीग्रेशन t² प्लस 2t प्लस 5 dt, ये है। इसको सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे? पहले इसको 3 अलग अलग इंटीग्रेशन में तोड़ लो। तो ये इंटीग्रेशन t² dt अलग है, इंटीग्रेशन 2t dt अलग है और इंटीग्रेशन 5 dt अलग है। अब कैसे इंटीग्रेट करें इसको देखिए। तो क्या करेंगे अपन बताइए? इसको इंटीग्रेट कर लें, क्या बनेगा? ये t³ अपॉन 3 प्लस यहाँ 2 बाहर आएगा, t का क्या बनेगा? t²/2 प्लस यहाँ 5 बाहर आ जाएगा और dt का t हो जाएगा। और लास्ट में इंटीग्रेट कर दिया तो क्या लगा दिया हमने? कांस्टेंट लगा दिया। 2 से 2 गया, क्या बनेगा आंसर? t³/3 प्लस t² प्लस 5t प्लस c। सो दिस इज द आंसर। ये आंसर आ जाएगा। बोलिए समझ आया? चलिए एक और ट्राई करते हैं। 1/√x प्लस √x dx।
करिए कोशिश से, इसे ट्राई करिए, 1/√x प्लस √x dx। ठीक है। अच्छा यहाँ पर अच्छी बात यह है कि कोई u v रूल नहीं है, कोई u अपॉन v रूल नहीं है, डिवीजन प्रोडक्ट ऐसा कोई रूल हमें पढ़ना भी नहीं है, तो सिंपल इंटीग्रेशन करना आना चाहिए। x की पावर n और साइन कॉस e की पावर x और 1/x का इंटीग्रेशन लर्न होना चाहिए। ठीक, करिए ट्राई। तो देखिए मैं हेल्प करता हूँ आपकी, पहले इसको स्प्लिट कर लो अलग अलग। तो क्या है, इंटीग्रेशन 1/√x dx अलग है और ये इंटीग्रेशन √x dx अलग है, दोनों अलग अलग इंटीग्रेट कर लिए। अब ये नीचे वाले मैंने कहा कोई रूल नहीं है, पहले कहाँ लेके जाओ इसको ऊपर। तो ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, x की पावर -½ लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है x की पावर हाफ। ठीक है, तो x की पावर -½ को कैसे सॉल्व करें, तो इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, x की पावर -½ + 1 अपॉन -½ + 1 और इसमें क्या करेंगे प्लस x की पावर ½ + 1 और नीचे होगा ½ + 1 और लास्ट में प्लस का c हो जाएगा। अब इसको अगर सॉल्व करें तो ये क्या बनेगा, x की पावर 1 में से हाफ गया तो हाफ बनेगा, नीचे भी क्या बनेगा हाफ, तो ये खाली क्या बच जाएगा √x और बाय क्या बचेगा 1/2, तो 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर। देखिए ना ऊपर क्या बचेगा x की पावर हाफ, नीचे भी क्या बचेगा हाफ, तो हाफ का 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, प्लस यहाँ क्या बनेगा x की पावर 3/2 अपॉन 3 और 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर और लास्ट में क्या लगाना है प्लस का c लगा देना है। तो ऐसे ही आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, आप जो भी कोचिंग में होंगे या कहीं भी आप पढ़ रहे होंगे तो आपके पास इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस आपके मॉड्यूल में होंगे, आपके एक्सरसाइज में होंगे, आपकी रेस में होंगे। ट्राई कीजिएगा, इन सारे रूल से आपके सारे क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम और कर लेते हैं। मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन है, अब ये स्क्वायर है, मतलब इसको अगर मैं थोड़ा सेट कर लूँ तो क्वेश्चन ये है √x + 1/√x का होल स्क्वायर dx है भाई साहब, इसे इंटीग्रेट करना है। तो देखिए यार हमारे पास a + b का होल स्क्वायर खोलने के अलावा कोई और चारा नहीं है, क्योंकि हमारे पास पावर का कोई रूल है नहीं, चेन रूल अभी हमने ऐसा कुछ पढ़ा नहीं है। तो कैसे करें, सिंपल जो दिमाग में आ रहा है वो करते हैं। सिंपल क्या आ रहा है कि सर सबसे पहले इसका स्क्वायर ओपन करते हैं, तो ये क्या होगा √x का स्क्वायर इज x, 1/√x का स्क्वायर 1/x प्लस क्या होगा 2 × ab √x × 1/√x और साथ में क्या है dx। ध्यान रहे ये इंटीग्रेशन नहीं किया, ये तो अभी इसी को सॉल्व किया है, तो अभी इंटीग्रेशन का साइन तो मेंटेन रहेगा। अब देखते हैं, तो देखिए √x चला गया, तो बाली क्या बचा x + 1/x + 2 ये dx। क्या करना है इसको इंटीग्रेट। अब इसकी क्या लगानी है, हमें इंटीग्रेशन करनी है, तो x क्या हो जाएगी x² 2 1/x, x को ऊपर लेके जाऊं क्या, सोचो क्या x को ऊपर लेके जाऊं या log x लिखूं, बिल्कुल log x। और 2 का क्या होगा, 2 का 0 नहीं होगा, 2 का 0 नहीं होगा, डिफरेंशिएशन 0 होता है, ये 2 नहीं है 2 dx है, तो क्या होगा 2x + c। तो आंसर आएगा x² 2 + log x + 2x + c। दिस इज द आंसर। ठीक है, चलिए अब इसमें एक बेहतरीन आता है, कभी कभी स्पेशल केसेस आता है ये साइन कॉस के, तो इसके लिए अपन क्या रखेंगे याद कि इंटीग्रेशन में यहाँ एक चीज और आती है स्पेशल केस में, जो केवल कब लगानी है आपको, व्हेन वेरिएबल इज लीनियर इक्वेशन। अगर वेरिएबल किसी लीनियर इक्वेशन में है, अगर वेरिएबल किसी लीनियर इक्वेशन में है तो हम ये वाला केस लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। लीनियर का मतलब क्या है कि जैसे मैं बोलूं इंटीग्रेशन साइन 4x + 3 dx और एक है इंटीग्रेशन कॉस 4x² + 2 dx। अब हमें पता है कि हमें तो इंटीग्रेशन केवल साइन x का करना आता है, साइन 4x + 3 का नहीं आता। जो प्रॉब्लम हमें चेन रूल में थी डिफरेंशिएशन में, वैसा ही कुछ सोचना है हमें। तो यहां पर अगर देखें तो जो ये अंदर मामला है, इसके अंदर वेरिएबल कैसी इक्वेशन में है, एक लीनियर इक्वेशन में है, तो यहां ये स्पेशल केस सेट होगा।
लेकिन यहां जो ये वेरिएबल है ये एक लीनियर इक्वेशन में नहीं है, तो यहां ये के सेट नहीं होगा। तो हमें जो इंटीग्रेशन अभी पढ़ने हैं या स्पेशल केस में पढ़ने हैं उसको या उस तरीके को हम केवल इन्हीं में लगाएंगे जिनमें क्या होगा, वेरिएबल की पावर, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 हो या वेरिएबल लीनियर हो। जैसे कोई बोले कि सर इंटीग्रेशन साइन रूट एक्स डी एक्स, तो क्या हम वो इस तरीके से कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल है इसकी एक्स की पावर कितनी है, हाफ, तो ये वाला भी सॉल्व नहीं होगा। केवल वही सॉल्व हो सकते हैं जिसके अंदर जो फंक्शन है वो लीनियर इक्वेशन का पार्ट हो। उसके लिए कैसे करेंगे? उसके लिए क्या कैसे करेंगे? अगर मान लीजिए इसे सॉल्व करना हो तो उसका ट्रिक क्या है सॉल्व करने का? देखिए, नॉर्मल इंटीग्रेट करो। आप पहले क्या करो, तकलीफ को तो पी मान लो, तकलीफ को क्या मानो, पी मानो, और फिर इंटीग्रेट करके पी के डिफरेंशिएशन से डिवाइड कर दो। ध्यान रहे, पी जो अपन ने माना है उसका तो हमेशा ही डिफरेंशिएशन करना है, चाहे वो डिफरेंशिएशन में चेन रूल हो चाहे इंटीग्रेशन में हो। पी के डिफरेंशिएशन से बस क्या होगा, यहां पर हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। पी के डिफरेंशिएशन से क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, देखिए कैसे, मैं अगर आप समझाऊं कि साइन 4x + 5 dx का इंटीग्रेशन करिए, तो पहले तो ये समझिए कि यहां पर जो तकलीफ है वो लीनियर इक्वेशन में है या नहीं है। लीनियर मतलब x की पावर 1 है या नहीं है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो आपने p सोच रखा है उसके अंदर x1 है, तो यहां पर हमारा ट्रिक लगेगा। इसे क्या मान लो, p, तो साइन p का इंटीग्रेशन इज माइनस कॉस p की जगह क्या हो गया 4x + 5। फिर लास्ट में क्या करना है कि चेन रूल में तो डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई करते थे, यहां पर डिवाइड करना है। लेकिन डिवाइड करना किससे है, डिवाइड करना है ये जो माना उसके डिफरेंशिएशन से, उसके इंटीग्रेशन से नहीं, उसके डिफरेंशिएशन से। और वो कितना आएगा, 4 + c। दिस इज द आंसर। अरे बोलिए, अब इसको कई किताबों में एक रूल की तरह बताया था कि बेटा कभी भी अगर साइन के अंदर ax + b dx मिल जाए तो उसे बना दीजिए माइनस कॉस ax + b और डिवाइड कर दो a से + c। तो वो आप समझोगे तो वो यही तो है, और है क्या, यही तो चीज है। साइन हो कॉस हो कुछ भी हो, अंदर का मामला लीनियर रहना चाहिए। अब जरा ये वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं अपन। ये रहे साइन 3t। हाँ जी, पहले आप लोग ट्राई कीजिए साइन 3t क्या बनेगा। तो अगर हम साइन 3t की बात करें तो अंदर जो प्रॉब्लम है क्या वो p टाइप की है? अगर उसको देखिए तो क्या ये लीनियर है? हाँ, तो साइन p हो गया, तो माइनस का कॉस p की जगह 3t, फिर डिवाइड करना है इसके डिफरेंशिएशन से 3, और लास्ट में क्या आ जाएगा, +c हो जाएगा। अब ये गलती तो करना मत कि 3 से 3 काट दो, ये तो तुम्हें पता है पाप है। इधर बताइए, ये पूरा लीनियर है क्या, p मान लिया, तो क्या लिख देंगे इसको, कॉस का इंटीग्रेशन इज साइन, तो साइन p की जगह क्या हो जाएगा 3x + 4 और डिवाइड कर दो किससे, 3 से, +c हो जाएगा। ठीक है, अच्छा फटाक से मुझे ये भी करके दिखा दो, साइन x² + 2 dx, फटाक से करिए, साइन x² + 2 dx। तो सर कुछ नहीं है, इस x² + 2 को माना p, तो माइनस का कॉस x² + 2 और लास्ट में डिवाइड कर दिया इसके डिफरेंशिएशन से, तो वो हो गया 2x + 1। ये गलत है। ये क्यों गलत है? क्योंकि यहां पर जो लीनियर इक्वेशन है वो नहीं है, यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये इस तरीके से सॉल्व नहीं होगा। तो ध्यान रखना है कि इक्वेशन हमेशा लीनियर ही होनी चाहिए। जैसे ये रहे और क्वेश्चन, e⁻ -2x dx, तो यहां पर प्रॉब्लम कौन है, प्रॉब्लम है -2x, तो इस पूरे को ही क्या मान लिया, p मान सकते हैं क्योंकि x लीनियर है। e⁻p का क्या होगा, e⁻p, फिर डिवाइड करना है इसके डिफरेंशिएशन से, दैट इज
-2 प्लस सी, पी की जगह वैल्यू पुट कर दो तो e की पावर -2x अपॉन -2 प्लस सी। यहां पर देखिए 1/4t - 1, तो सोचो अगर ये 4t - 1 x बन जाए या p बन जाए तो 1/p हो गया ये, और जो p माना उसमें कैसी वैल्यू है, लीनियर ही है, तो 1/p क्या होता, log p की जगह 4t - 1, और लास्ट में डिवाइड करना है इसके डिफरेंशिएशन से 4 प्लस c। समझे? जैसे मैं बना दूं x प्लस 5 की पावर 100 dx, ये इंटीग्रेट करना पड़ जाए तो पावर 100 तो हमें खोलनी नहीं है, हमें देखना है कि जो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है इस प्रॉब्लम में लीनियर इक्वेशन ही तो है। तो इससे मान लीजिए p, तो ये क्या है, p की पावर 100 लिखा हुआ है, तो क्या बनेगा p की पावर 100 प्लस 1 मतलब x प्लस 1 की पावर 101 और डिवाइड बाय 101। ये तो केवल इंटीग्रेशन हुआ इसका। अब इसका भी क्या करना होता है हमें, डिफरेंशिएशन। अब इसका डिफरेंशिएशन कितना है 1, तो यही क्या आ गया, इसका आंसर आ गया x प्लस 1 की पावर 101 अपॉन 101 प्लस सी। ठीक है, तो ये बारीकी से हुआ इंटीग्रेशन के सारे रूल्स, जिसमें हमने देखा साइन का कॉस का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, 1/x का कैसे करते हैं, x की पावर n का कैसे करते हैं, एंड लास्ट में हमने देखा कि स्पेशल केसेस में अगर लीनियर इक्वेशन दे रखी होती है तो कैसे सॉल्व किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन चलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन की तरफ। एरिया अंडर द कर्व जिसको मैंने बोला था वो ही क्या है हमारे पास, डेफिनेट इंटीग्रेशन। जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोलूं इंटीग्रेशन जो शब्द होता है उसका अगर आप अंग्रेजी में डिक्शनरी में मीनिंग देखेंगे तो उसका मीनिंग होता है समेशन, कि इंटीग्रेट करने का मतलब है जोड़ना, कि सब चीजों को जोड़ दे उसे क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे कभी ये एरिया निकालना है तो ये एरिया कैसे निकाला जाए, ये तो अजीब सी शेप है, कोई रेक्टेंगल भी नहीं है, कोई स्क्वायर भी नहीं है, कोई अजीब सा कर्व है, उसका ये एरिया निकालना है, दैट इज एरिया अंडर द कर्व एंड एक्स एक्सिस के बीच का बाउंडेड एरिया। दिस इज व्हाट, दिस इज बाउंडेड एरिया, बाउंडेड एरिया बिटवीन कर्व एंड एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस और कर्व के बीच का बाउंडेड एरिया है। तो ये कैसे निकाला जाए एरिया, तो आप ये कह सकते हो कि सर ये छोटे छोटे आप एक टुकड़े मान लो, इसको अगर मैं मानूं थोड़ा सा इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़े, ये पतली सी स्ट्रिप मानी, पतली का मतलब क्या है कि इसकी मोटाई, अगर मैं थोड़ा सा इसको जूम बनाऊं तो इसकी मैंने मोटाई क्या मान ली dx, और इसकी लंबाई क्या मान ली y, क्योंकि y के साथ लंबाई लगातार क्या हो रही है, चेंज हो रही है, और इसकी मोटाई क्या मान ली dx। तो इस छोटी सी स्ट्रिप की अगर मैं बात करूं तो इस छोटी सी स्ट्रिप तो एक रेक्टेंगल की तरह हो गई, इस छोटी सी स्ट्रिप में हाइट तो है y और मोटाई है dx, तो इसका अगर छोटा सा एरिया लिखा जाए तो वो क्या होगा y dx। और अगर ये सारे एरिया यहां से लेके यहां तक कितने सारी स्ट्रिप होंगी, 1 2 या अनंत, तो आप बोलोगे सर बहुत सारी स्ट्रिप होंगी। अगर इन सारी स्ट्रिप्स के एरिया को जोड़ दिया जाए तो क्या ये पूरा एरिया आ जाएगा। मतलब ये कि अगर मैं आपसे बोलूं कि आप टोटल एरिया निकालो तो आप यही तो कहोगे सर छोटा एरिया dA1 प्लस छोटा एरिया dA2 प्लस छोटा एरिया dA3, इन सबको जोड़ते चलो। अब इन सबको जब जोड़ोगे तो इन सबको जोड़ने का मतलब ही तो क्या होता है, इंटीग्रेशन कर दीजिए, किसका, इस छोटे से एरिया का, इस छोटे से एरिया का क्या कर दीजिए, इंटीग्रेशन। यही क्या दे देगा हमें, टोटल एरिया। और अगर आप डीए की वैल्यू खोलें तो ये जो एरिया आया है क्या आया, डीए, इंटीग्रेशन डीए मतलब y dx। अब यहां वेरिएबल कौन हुआ, x, तो x की लिमिट कहां से कहां है, कहां से कहां तक लगाना एरिया, a से लेके b तक का एरिया निकालना है, तो लिमिट आ गई x की a से b तक। तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो ये मुद्दे की बात हमें ध्यान रखना है कि एरिया अंडर द कर्व जो होता है वही फॉर्म करके हमें क्या देता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन। अब एरिया कहां से कहां तक निकालना था, a से b तक, इसलिए हमने इंटीग्रेशन भी कहां से कहां तक किया, a से b तक। बाउंडेड एरिया बेटा x के साथ था इसलिए लिमिट x की थी, अगर बाउंडेड एरिया y के साथ होता तो हमें लिमिट y की पुट करनी होती। जैसे अगर मैं क्वेश्चन बना दूं
कि मान लीजिए हमें कोई ये प्रकार से कोई दीर्घा डायग्राम और हमें ये एरिया निकालना है, ये है y, ये है डी एक्स। अब इसकी सेटिंग कैसे बनेगी डायग्राम की? यहां पर है y की वैल्यू a और यहां है y की वैल्यू b। तो अब अगर मुझे ये एरिया निकालना होगा तो ये एरिया होगा इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में? y के रेस्पेक्ट में। किसका? x का। x dy लिमिट y की आएगी कहां से कहां? y बराबर a से y बराबर b तक। तो लिमिट किसकी आएगी वो डिसाइड करेगा कि कर्व किसके साथ बाउंडेड है। ठीक है, अब आता है इसे सॉल्व कैसे करेंगे। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन तो पढ़ लिया था, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में ऐसे कोई रूल नहीं है, करना हमें वही है जो हमने इंडेफिनेट में किया था, हमें इसको इंटीग्रेट ही करना है। लेकिन लास्ट में हमें प्लस सी नहीं लगाना है, प्लस सी नहीं लगाना है। इसके लिए क्या करना है कि लास्ट में इंटीग्रेशन कर दिया हमने। मान लीजिए इंटीग्रेशन करने के बाद आपकी वैल्यू कुछ भी आ गई f(x), उसके बाद आपको एक ब्रैकेट लगा के यहां लिख देनी है हमें कौन सी लिमिट? लोअर लिमिट। यहां लिख देनी है अपर लिमिट। अब जहां जहां उसमें x है वहां वहां पहले अपर लिमिट रखी जाएगी f(b), फिर बीच में माइनस लगाना है, फिर जहां जहां x है वहां लिमिट रखी जाएगी a, और इन दोनों का जो माइनस होगा यही हमारे पास क्या हो जाएगा? फाइनली आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन से समझते हैं। देखो ये रहा क्वेश्चन कि इंटीग्रेशन ऑफ 4x dx फ्रॉम 2 to 4। तो पहले बताइए 2 से लेके 4 तक ये किसकी लिमिट है? तो आप फटाक से बोलेंगे सर ये x की लिमिट है। ठीक है, तो पहले इसे नॉर्मली इंटीग्रेट करो। तो 4x का इंटीग्रेशन क्या होगा? 4 बाहर आएगा और ये हो जाएगा x²/2। अब ये इंटीग्रेशन होने के बाद ऐसा ब्रैकेट लगाइए और इसमें लिमिट लिखिए 2 से लेके 4। अब जो कांस्टेंट है उन्हें तो बाहर लगा दीजिए, क्योंकि लिमिट तो हमेशा x पे रखनी है, कांस्टेंट को बाहर रखो। तो ये आ जाएगा 4/2। अंदर क्या हुआ? x², 2 और 4, ये कट गया 2 बार, ये 2। अब क्या करना है बेटा? दिस इज लोअर, दिस इज अपर। पहले हमेशा बड़ी लिमिट रखनी है, बड़ी मतलब अपर लिमिट रखनी है। अपर लिमिट का मतलब क्या है? यहाँ पर अपर को x की जगह 4 रखिए, तो क्या बनेगा? 4 का स्क्वायर, फिर लगाना है माइनस, फिर रखना है 2 का स्क्वायर। तो ये 2 बाहर आ गया, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4, 16 में से 4 गए तो 12, 12 इंटू 2 क्या हो गया? 24। तो आंसर इज 24। तो क्या करना है? नॉर्मली इंटीग्रेट किया, उसके बाद केवल हमें वैल्यूज को पुट करना है। वैल्यू पुट करते वक्त ध्यान रखना है अपर लिमिट रखकर उसे माइनस करना है लोअर लिमिट रखकर। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए पहले एक बार, फिर अपन सॉल्व करेंगे इसे साथ में। ट्राई करिए। चलिए फटाफट करिए। देखिए क्या करेंगे, देखिए फटाक से। 0 से 2 3t² + 4t + 5। तो पहले इंटीग्रेट कर लीजिए, तो 3t³ / 3। अब लिमिट अलग अलग स्प्लिट करिए, एक साथ मत रखिए। एक एक इंटीग्रेट किया, उसके ऊपर लिमिट लगा दी, फिर 4t² / 2 किया, लिमिट लगा दी, फिर इसका कितना हो जाएगा? 5t, लिमिट लगा दी 0 से लेके 3। 3 से 3 गया, t³ 0 से 2 प्लस ये कटा 2, तो 2 बाहर आ गया, t² 0 से 3, 5 बाहर आ गया, तो क्या हो जाएगा? t 0 से लेके 3। बोलिए क्या हो जाएगा? पहले क्या होगा? 2 रखना t की जगह, तो क्या होगा? 2 का क्यूब -0 प्लस 2 बाहर आएगा, 3 का स्क्वायर -0 प्लस 5, ये आ जाएगा 3 - 0। तो ये बनेगा 8 प्लस 9 2 जा 18 प्लस 15, तो ये हो गया 18 और 15 33, 33 और 8 41। तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा? 41 आ जाएगा। तो ऐसे हमें क्या करना है? डेफिनेट इंटीग्रेशन करना है, बस लास्ट में वैल्यूज को पुट करना है।
जैसे ये cos 2x dx, ठीक है, इसे आप करेंगे, एक काम करते हैं पहले cos x कर लेते हैं, cos x dx। तो इसका मीनिंग पहले बात तो क्या है, देखिए इसका मीनिंग ये है कि अगर आप आगे हम पढ़ेंगे cos x का ग्राफ होता है, cos x का ग्राफ बनता है कुछ ऐसा। इस cos x के ग्राफ में 0 से लेकर ये वाली वैल्यू जो होती है पाई, ये एरिया निकालना है हमें, ये 0 से लेके पाई तक का एरिया हमें निकालना है, इस एरिया की बात कर रहा है वो। तो ये जो एरिया निकालेंगे हम, दिस एरिया इज व्हाट दिस द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन। तो फटाक से करते हैं, cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x। sin x की वैल्यू 0 से लेके पाई, पहले रखेंगे पाई, तो साइन 180 या पाई माइनस साइन 0। तो देखिए तो साइन 180 की वैल्यू भी 0, साइन 0 की वैल्यू भी 0, तो आंसर क्या आएगा बेटा, 0 आएगा। ठीक है। अच्छा, एरिया में एक बात ध्यान रखेंगे कि जो एक्सिस के ऊपर का एरिया होता है दैट इज पॉजिटिव, जो एरिया एक्सिस के नीचे होता है वो नेगेटिव होता है। इस डायग्राम को अगर ध्यान से देखेंगे तो ये सिमेट्रिक होता है, तो जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, इसलिए आंसर दिख रहा था 0 ही आएगा। ध्यान के रखना है कि एरिया में अगर कोई एरिया एक्सिस के ऊपर होता है, जैसे मान लीजिए मैं बोलूँ कि कोई ग्राफ ऐसा है, तो जो भी एक्सिस के ऊपर ग्राफ होगा, ये वाला एक्सिस के ऊपर है, तो ये एरिया पॉजिटिव होगा यहां तक का। इस एरिया की बात करूं ये भी पॉजिटिव है, लेकिन ये एरिया नीचे है तो ये एरिया नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ये एक्सिस की क्या है, नीचे है। ठीक है, उसके बाद बढ़े आगे। अब देखिए साइन एक्स का है 0 से लेकर पाई बाय 4, तो साइन एक्स का क्या होता है, माइनस का कॉस एक्स, माइनस को बाहर रखो, 0 से लेके पाई बाय 4, तो माइनस बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस पाई बाय 4 माइनस कॉस 0, ध्यान रखना, माइनस कॉस पाई बाय 4 की वैल्यू 1/√2, कॉस 0 की वैल्यू 1, माइनस को अंदर लेके जाऊं तो ये होगा 1 माइनस 1/√2, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कर सकते हैं। इसकी और प्रैक्टिस करनी है हमें, कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं, उसके बाद जो भी आपके पास मटेरियल है उसे सॉल्व कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं इसमें। और ये लीजिए, मान लीजिए ये क्वेश्चन और करते हैं, काफी सारे क्वेश्चन है इसमें। हाँ जी, ये करते हैं। हाँ, पहला क्वेश्चन है, वहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, GMM अपॉन एक्स स्क्वायर DX। ये मैं सारे वो हैं जो अपने किस में काम आते हैं, हमारे फिजिक्स में काम आते हैं। तो देखिए GMM कांस्टेंट है, कांस्टेंट को रखिए बाहर। अब करना है 1/x² का इंटीग्रेशन, तो इसे ऊपर लेके जाओगे तो क्या बनेगा, x की पावर -2, तो क्या बनेगा ये x की पावर -2 + 1, और नीचे भी -2 + 1, और क्या लगाना है ऐसे लिमिट, कहां से कहां, r से लेके इनफाइनाइट तक लिमिट लगानी है। तो अगर आप देखें तो क्या मिला, GMM, यहां पे अगर देखें तो x की पावर -1 और नीचे भी है -1, r से लेके इनफाइनाइट। अब एक काम करते हैं, माइनस को बाहर दो तो -GMM, और इस पावर को नीचे लिख दो 1/x, r से लेके इन्फिनिटी, पहले पुट करना है इन्फिनिटी, तो -GMM, पहले x की जगह अपर लिमिट इन्फिनिटी, 1/∞ माइनस 1/r, 1/∞ होता है बेटा 0, तो आंसर आएगा माइनस माइनस प्लस, प्लस का क्या हो जाएगा GMM डिवाइड बाय r, जो हमारे बेसिकली फिजिक्स में काम आएगा, दैट इज GMM/r। तो उसी प्रकार से आप इसको भी खुद सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब एक और ये कर लेते हैं, थर्ड वाला है इंटीग्रेशन MV/dV। ठीक है, इसे कैसे करेंगे इंटीग्रेशन MV/dV को, तो सिंपली क्या कर सकते हैं, m तो बाहर आ गया, अच्छा लिमिट दे रखी है हमें u से लेके v तक, m बाहर आ गया, v क्या बनेगा v², और 2 को रख दो बाहर। अब लिमिट लगानी है u से लेके v, m/2, पहले लिमिट कौन सी आएगी, अपर v², फिर माइनस लोअर लिमिट u², तो आंसर आएगा m/2 टाइम्स ऑफ v² माइनस u²। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें। नेक्स्ट है 0 से लेके इन्फिनिटी तक x की पावर माइनस का
1/2 ले लेते हैं, मान लीजिए। मैं लेता हूँ प्रॉपर सवाल क्या है इसका, प्रॉपर क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें जो प्रॉपर क्वेश्चन है देखिए वो कर लेते हैं अपन। क्वेश्चन अगला ये है, इसमें एक्चुअली 0 से लेके इनफाइनाइट x की पावर -12 dx है। तो इसे कैसे करेंगे, देखिए सिंपल, x की पावर -12 + 1 क्या होगा बताइए, -12 + 1, तो -12 + 1 इज हाफ, और नीचे भी क्या आएगा, हाफ, और 0 से लेके इनफाइनाइट। अब अगर पहले इनफाइनाइट पुट करोगे तो इनफाइनाइट -0, और ये अपने आप ही क्या आएगा, इनफाइनाइट ही आएगा। ठीक है, तो ये आंसर आ गया इनफाइनाइट। उसके बाद है हमारे पास 0 से π/2 sin x, जो हो ही गया। 0 से π/2 cos x, ये भी कर लेते हैं एक f वाला। 0 से π/2 cos x dx, एक तो ये सॉल्व करते हैं, और एक कर लेते हैं अपन f के बाद g में, g भी अच्छा है, -π/2 से प्लस का π/2 cos x dx, ये दोनों सॉल्व करिए फटाक से। देखिए cos x का इंडिकेशन क्या होगा, cos x का होगा sin x। अब लिमिट कहां से कहां लगानी है, 0 से π/2, पहले x की जगह π/2 आएगा तो sin π/2, और फिर आएगा sin 0। sin π/2 का मतलब sin 90 डिग्री, जिसकी वैल्यू होती है 1, तो 1 - 0 क्या हो गया, आंसर 1 हो गया। अब यहां पर देखिए cos x का इंडिकेशन करेंगे वापस से sin x, लेकिन लिमिट ध्यान से रखना, ये है -π/2 और ये है +π/2, पहले रखी जाएगी π/2, तो ये बनेगा sin π/2, फिर बीच में माइनस, अब रखी जाएगी साइन ऑफ -π/2। तो अब अगर यहां से ध्यान से देखोगे आप, तो साइन π/2 की वैल्यू 1 माइनस साइन -90 की वैल्यू क्या होगी, -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो इसका आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज में भी होंगे, आपकी ELPs DPP में होंगे, करिए, इन रूल से सारे क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। एरिया अंडर द कर्व भी आप निकाल पाएंगे कि एक्सिस के ऊपर का एरिया पॉजिटिव होगा, एक्सिस के नीचे का एरिया नेगेटिव होगा। तो यही हमारे इंटीग्रेशन जो है वो काम आएगा फिजिक्स के अंदर। ठीक है, चलिए प्रैक्टिस करिए, लेट्स क्रैक इट, ऑल द बेस्ट।